Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 6. Today we are continuing our topic of globalization. So before directly going to the second part of our previous lecture, let me give you an overview so that we can make a connection between lecture number 5 and lecture number 6. So I have added up last lectures just to make a connection कि कहाँ से हमने इसको start किया था और अब हम किस phase पर आ चुके हैं. In generally we talked about globalization and we already know about it. Globalization, countries without boundaries. Countries आपस में investment कर रहे हैं, दरमियान में कोई barriers नहीं है या barriers बहुत कम level पे हैं. And we have seen two types for globalization. Globalization of markets and globalization of production. आप इसको अगर और तरीके से देखें कि ग्लोबलाइजेशन एक कंप्लीट पार्ट है और उस ग्लोबलाइजेशन में या तो आपकी सेल्स होंगी या फिर आपकी प्रोडक्शन होगी. प्रोडक्शन होगी तो फिर सेल्स भी डेफिनेटली जाहिर है उसका सेकंड पार्ट बन जाएगा. सो सेग्रीगेटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वन इज योर मार्केट फॉर योर सेल एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स, द अदर इज योर प्रोडक्शन ऑफ योर गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ योर कंपोनेंट्स, कुछ भी आप उसमें एड अप कर सकते हैं. देन वी हैव सीन एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस. अब आपके पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए सो दैट दे कैन रेगुलेट योर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट प्लेस एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. ये ना हो कि अब जो डोमिनेट कर रहे हैं कंट्रीज, जिनकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, उनका बिजनेस ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है एंड दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज एज वेल. और फिर जब वो कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करेंगे तो वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है दे कैन डैमेज देयर लोकल इंडस्ट्री. सो दैट इज व्हाई देयर शुड बी सम रेगुलेटरी अथॉरिटीज. कंट्रीज की तो अपने तौर पे होंगी, लेकिन ग्लोबल भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि वो कंपनी जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को डैमेज ना कर सके. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द कोटेशंस दैट बिजनेस इज डन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. अब जाहिर है जो आप सेल करेंगे उस सेल्स में आपका रेवेन्यू, और रेवेन्यू में क्या होता है आपके पास प्रॉफिट, यानी आपकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो आपके लिए क्या बनता है टोटल रेवेन्यू, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट शामिल होता है. लेकिन जो बायर्स होते हैं उनके लिए वो टोटल कॉस्ट होती है. अब उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो दैट बिकम्स एन एक्सपेंस. सो बिजनेस इज डन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. अब उसको रेगुलेट करने के लिए वी हैव सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, जो आपके बिजनेस को फैसिलिटेट भी करते हैं और उसको रेगुलेट भी कर रहे होते हैं. फैसिलिटेट इन अ सेंस कि दे प्रोवाइड फंड्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द बैलेंस शीट के बैलेंस शीट. और वो हमने लास्ट अपने कोर्स में भी पढ़ा था कि आपके पास जो फाइनेंसिंग है, इट मींस यू माइट हैव एन इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग. इक्विटी फाइनेंसिंग इज दैट फाइनेंसिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी, owners of the multinational corporations, whereas debt financing is done through the external means. अब वो external means क्या हो सकते हैं कि आप या तो जनरल पब्लिक से लोन लें in case of issuing debts, in case of issuing debentures, जो आपके बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो, या फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ योर डेट फाइनेंसिंग. अब यहां पर जो फैसिलिटेशन हो रही है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, वो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को फंड्स प्रोवाइड करते हैं. फिर ऑन द अदर वे वी हैव आल्सो सम अदर इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट योर बिजनेस ऑपरेशंस. अब यहां पर आपके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. अब अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो उनको उनके बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस करने के लिए दे प्रोवाइड फंड सो दैट दे कैन स्टैंड अप ऑन देयर ओन फुट, अपने वो पांव पर खड़े हो सके, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके, जस्ट टू स्टेबलाइज योर इकोनॉमी. सो दे प्रोवाइड फंड्स. देन वर्ल्ड बैंक, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन अ स्लाइड अबाउट वर्ल्ड बैंक कि वर्ल्ड बैंक आपका जब इस्टेब्लिश किया गया तो उसका पर्पज ये था कि इट विल प्रोवाइड फंड्स टू द
developing economies, depressed economies, so that they can stand up, they can stabilize their economy. Then World Trade Organization. अब इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, they provide funds to stabilize. Now World Trade Organization, that is a regulatory body. वो आपके इंटरनेशनल बिजनेस को रेगुलेट करती है. ऊपर वाली जो हमने पढ़ा है, they provide funds. लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करती है, आपके बैरियर्स को रिड्यूस करती है, कंट्रीज को करीब लेकर आती है, सो दैट दे कैन म्यूचुअली ट्रेड, आपस में रिस्ट्रिक्शंस को कम से कम करने की कोशिश करती है. और फिर इन केस इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज रिगार्डिंग देयर ट्रेड, so that organization enters in that dispute and try to resolve their problems. तो ये उसको सॉर्ट आउट करती है. और इसका जो प्रीडिसेसर था, that was GATT, that was जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. आप टैरिफ और ट्रेड, उनके लिए जो एग्रीमेंट था उसको रेगुलेट करने के लिए, उन एग्रीमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए आपके पास GATT था. फिर उसको जरा और बेहतर फॉर्म में लेकर आने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई. देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, सेम, ये भी आपका फंड्स प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स टू द डेवलपिंग इकोनॉमीज. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बैंक फॉर लास्ट रिजॉर्ट, लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. कि कहीं से किसी कंट्री को अगर कोई फंड्स नहीं मिल रहे, रिफ्यूजल हो रही है, सो दिस बैंक विल हेल्प यू टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स. और ये फिर आगे उनको रेगुलेट भी करता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए ये फर्दर फिर अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाता है. और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो उसके जो मेंबर लोग होते हैं, उनको टाइम टू टाइम उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनमें फिर एजेंडा बनाया जाता है और उस एजेंडे के थ्रू फिर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया जाता है. देन वी हैड सम रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज, जैसे आपको मैंने बताया था कि एशियन डेवलपमेंट है, अफ्रीकन डेवलपमेंट है. ये इस तरह की रीजनल हैं जो अपने रीजन्स को, स्पेसिफिकली अपने रीजन्स को फोकस करती हैं. दे डोंट गो फॉर द अदर कॉन्टिनेंट्स, वो किसी और बर-ए-आज़म वगैरह में नहीं जाते. दे ट्राई टू हेल्प देयर ओन कंट्रीज विद इन दैट कॉन्टिनेंट. अब एशियन डेवलपमेंट कंट्रीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो आपका एशियन कंट्रीज को फोकस करता है, वेयर एज अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक वो आपका अफ्रीकन कंट्रीज को हेल्प करता है. इसी तरह अमेरिकन है, यूरोपीय यूनियन है, so on and so forth. And then we have seen how international trade affect an MNC's value. This was very important. कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अब वी टॉक अबाउट मल्टीनेशनल, व्हेन देयर इज अ ग्लोबलाइजेशन देयर इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ही या तो इन्वेस्टमेंट करेंगी, ट्रेड करेंगी, या फिर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होंगी. और उसके थ्रू अब आप देखेंगे कि जितनी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ती है उतनी ही आपकी एमएनसीज की वैल्यू भी बढ़ती है. इस तरह हमने लास्ट अपने लेक्चर में ये भी देखा था कि हाउ दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, कि आपस में इनका कितना ताल्लुक है, कि आपकी एमएनसीज की वैल्यू और इंटरनेशनल ट्रेड, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड. कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, क्योंकि आपके कैश फ्लोज में इंक्रीज आता है. जब कैश फ्लोज में इंक्रीज आता है तो कंपनी हैव अ मच मनी टू इन्वेस्ट इन द other projects just to increase their product lines. Then we have seen drivers of globalization. इसमें हमने दो drivers देखे थे. One was a declining trade and investment barriers, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज आता है. जब आपकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स खत्म होंगे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम होती जाएंगी, जिसकी वजह से फिर आपकी ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज आता है. If you increase up, you just see कि we have also seen in our previous lecture कि आपके जब जो टैरिफ्स थे वो जब बहुत ज्यादा थे, जैसे 20%, 29%, 30%, we have seen in our previous lecture, कि उस वक्त आपकी ट्रेड कहां पर थी. फिर उसके बाद, और वो they were focusing only on their own countries, because the people, those who are living in the other countries, they were not importing products, क्योंकि उसके जो रेट्स थे वो बहुत हाई थे.
आपकी अगर कोई 70 रुपए की चीज थी, 70 रुपीज की चीज थी, तो वो आपको 30% उसमें टैक्स इन्वॉल्व करके, 30 रुपीज का टैक्स इन्वॉल्व करके 100 रुपीज की हो जाती थी। लेकिन उनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, हो सकता है वो 80 रुपए की मिलती है उनको, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होती थी। अब क्योंकि बैरियर्स रिड्यूस हो चुके हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिसकी वजह से फिर कंट्रीज अब या उनकी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन द इमर्जिंग मार्केट्स। जब वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं, इट मींस दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर नेशनल बाउंड्रीज टू द अदर कंट्रीज। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इंक्रीजिंग द ग्लोबलाइजेशन। और फिर हमने इसमें ये भी चीजें देखी थी कि यूरोपीय यूनियन बनी, एक सेम लेजिस्लेशन उनका तैयार हुआ, जिसकी वजह से फिर उनकी फर्दर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया, क्योंकि देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। अ कंपनी वर्किंग इन यूके देन कैन ओपन देयर ब्रांच और इंस्टॉल देयर फैक्ट्री इन द पोलैंड और फ्रांस और जर्मनी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, जिसकी वजह से आपकी ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज आया। अब यूरोपीय यूनियन एक कंट्री की तरह काम कर रहा है। वहां पर उनके जो 30-32 कंट्रीज हैं, अब वो उस पर फोकस नहीं कर रहे। दे यूज टू से यूरोपीय यूनियन रादर देन जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोर्टलैंड, एस्टोनिया और लैटविया और सो ऑन। अब वो इस तरह जिक्र नहीं करते। दे यूज टू कॉल यूरोपीय यूनियन अ कंट्री, a company whose home country is, for example, Sweden, and their branch is working in the maybe Finland. It doesn't matter. They say that okay, this is a European Union company. लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के लिए समटाइम दे यूज टू कॉल इट कि ये स्वीडिश बेस्ड कंपनी है, बट दे इन जनरल टॉक अबाउट यूरोपीय यूनियन कंपनी। अब वो एक मुल्क की तरह काम कर रहा है। And the second one was, driver of globalization was technological changes. We have to start this with our new lecture. कि technological changes में टेक्नोलॉजी में चेंज आने से फिर आपकी ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज आता है। If anybody asks from you, what is basically a reason behind the globalization? You can straight away say, okay, well, there is decline in the trade and investment barrier, so that is why multinational corporations are moving to those countries which doesn't have such kind of products or services. अब क्योंकि आपके पास जो बैरियर्स थे, जो आपके पास जो टैरिफ था वो बहुत ज्यादा था, अब उन्होंने खत्म कर दिया है। अब उन्होंने देखा कि देयर इज अ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। उन्होंने कहा कि वी हैव अ लेस कॉस्ट एंड मोर बेनिफिट्स, सो दैट इज व्हाई कंपनीज आर मूविंग टू द अदर कंट्रीज जहां पर ये ट्रेड बैरियर्स कम है। एंड द सेकंड रीजन इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। उस टेक्नोलॉजी में चेंज आने से हुआ क्या? बेसिकली टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने से क्या होता है? अब एक कंपनी फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर काम कर रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सो व्हाट? तो उससे ग्लोबलाइजेशन पे क्या इफेक्ट हुआ? वी हैव टू टॉक अबाउट टुडे। अब वो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। सो इफ यू लुक एट ऑन दिस स्लाइड, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैज मेड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट अ रियलिटी। कैसे वो रियलिटी हुई है? इंपॉर्टेंट एडवांसेस हैव अकर्ड इन माइक्रो प्रोसेसर्स, देन टेलीकम्युनिकेशन। अब माइक्रो प्रोसेसर्स तो बात समझ आती है कि ठीक है माइक्रो प्रोसेसर्स, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है ग्लोबलाइजेशन पे? एक कंपनी है माइक्रो प्रोसेसर्स बना रही है, सो व्हाट? यस, वी कैन लिंक अप विद द टेलीकम्युनिकेशन। जैसे उन्होंने लिखा है कि ऑप्टिकल फाइबर्स, वायरलेस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी, आपके पास ये दो चीजें हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन में इंक्रीज आया। आपके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। जब आपके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी तो क्या हुआ? यू हैव मोर इंफॉर्मेशन, यू कैन मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने से आपके पास इंफॉर्मेशन में इंक्रीज आया। अब स्पीड अप इंफॉर्मेशन आपकी बनी।
कि यू हैव अ क्विक इंफॉर्मेशन, आपको फॉरेन इंफॉर्मेशन मिली, यू कैन मेक एन एनालिसिस के वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन आवर होम कंट्री और शुड वी मूव इन द अदर कंट्री। तो ये आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये बेसिकली फिगर्स होते हैं, ये कोई एक थ्योरी नहीं है। यू आर जस्ट मेकिंग एन एनालिसिस कि ओके यहां से हम इतना प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम इन्वेस्ट करें उस कंट्री के अंदर तो हमें वहां पे बेहतर प्रॉफिट मिल सकता है। किस वजह से बेहतर प्रॉफिट होगा? वी कैन मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लेबर, कि वहां पर लेबर सस्ती है या हमारे अपने कंट्री के अंदर लेबर सस्ती है। हम अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, फॉर एग्जाम्पल वी शुड इंस्टॉल अ फैक्ट्री इन चाइना, तो वहां पर जो रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल वहां पर सस्ता है, हमारे कंट्री के अंदर सस्ता है। ये आपको पता कैसे चला? ये आपको टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू पता चला, और उस टेलीकम्युनिकेशन को रन करने के लिए आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स मौजूद हैं। सो आई होप कि नाउ दिस इज मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग फेमिलियर अबाउट इट, कि आपके पास ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स तो कम हुए, ठीक है, फाइन, आपने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, लेकिन आपको पता कैसे चला कि वहां पर चीजें भेजी जाएं तो वहां पर लोगों के पास इतने अमाउंट मौजूद है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, या हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, वहां पर हम पूरी पूरी फैक्ट्री वहीं पे लगा दें, तो आपको कैसे पता चला? थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टोल्ड यू कि यू शुड इन्वेस्ट इन चाइना बिकॉज दे हैव अ चीप रॉ मटेरियल एज कंपेयर टू आवर ओन कंट्री, दे हैव अ चीप लेबर, रॉ मटेरियल, बोथ, एंड देन दे हैव सीन ओके फाइन, अब वहां पर हम प्रोडक्शन कर लेंगे, तो क्या हम वापस अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आए अपनी कंट्री के अंदर? नो, दे गॉट फर्दर इंफॉर्मेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स एंड वायरलेस कि नो देयर इज आल्सो डिमांड ऑफ अवर ओन प्रोडक्ट्स, तो हम वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और करने के बाद हमारी कंजम्पशन भी वहीं पर होगी। शुड वी सेल आउट अवर प्रोडक्ट इन द चाइना, और is there any other adjacent country who would be ready to accept our own products? तो उन्होंने कहा कि okay, we got the information that there is also a demand of our product in the India, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो फिर क्या हुआ कि अब वहां पर उनकी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन शुरू हो गई। कैसे आपको पता चला? थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। सो आई होप कि यू गॉट एन आइडिया कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स, स्पीड अप, आपके पास और कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कि उसने आपको इंफॉर्मेशन दी कि यू शुड इन्वेस्ट, मेक अ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेयर एवर इट इज। इसकी एग्जाम्पल वो बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ फोन कॉल्स इन द पास्ट एंड नाउ इन पाकिस्तान। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि पहले आप कॉल्स करते थे यूके के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच डज इट कॉस्ट? इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन अब क्या हुआ? दिस इज अ वेरी चीप rate available in the market for different companies. The reason is that there is a huge competition in the market. अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि कौन सस्ती इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको पता चल रहा है कि कौन कंपनी सस्ती प्रोडक्ट दे रही है और कौन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दे रही है। आप यहां पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। किस तरह आपको पता चला? माइक्रो प्रोसेसर। इसकी फर्दर एग्जांपल आपको मैं देता हूं। इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपके पास ये जो इंटरनेट और ये जो आप वेबसाइट से पहले लिखते हैं www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। अब उस वर्ल्ड वाइड वेब ने आपको ये फैसिलिटी दी कि आप कंप्यूटर पे बैठे एंड यू गेट इंफॉर्मेशन। अब वेबसाइट्स इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा, बड़ी प्रैक्टिकल रियलिटी की। विल गो लेटर ऑन अब कि हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे करें। इफ यू वांट टू परचेज अ मोबाइल फोन फ्रॉम द मार्केट, यू आर मेकिंग एन एनालिसिस दैट शुड वी गो फॉर अ नोकिया और शुड वी गो फॉर अ सैमसंग। अब आपके पास ये दो कंपनीज, आपने या तो परचेज करना है सैमसंग
गैलेक्सी का या नोकिया लुमिया। अब आपके पास ये दो मोबाइल फोन्स की कंपनीज हैं और आपने मोबाइल फोन परचेज करना है। यू जस्ट गो इन द गूगल, राइट कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग एंड नोकिया, अपने मोबाइल फोन्स लिखते हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि एक में कौन सी चीज बेहतर है, एक में कौन सी चीज कमजोर है, और एक में कौन सी चीज बेहतर है, दूसरे में कौन सी चीज कंपैरेटिवली उससे कम वैल्यू की लगी है। यू कैन मेक एन एनालिसिस, ये पूरी की पूरी आपके पास डिटेल आ जाएगी। हाउ डिड यू नो अबाउट इट, आपको कैसे पता चला? थ्रू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहां पर आपको मैं इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल दूं, you can go in the website of the company, those who are providing this kind of services for your investment, your direct foreign investment। आप वहां पर उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि किस कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली सस्ती है, किसकी एक्सपेंसिव है। आप ये चेक करके देख सकते हैं, या फिर आप चेक करके देख सकते हैं, आपने कोई चीज इंपोर्ट करनी है, प्रोडक्ट्स देखें कि किसकी कंपैरेटिवली बेहतर है, किसकी नहीं है। हाउ डिड यू नो अबाउट दैट? थ्रू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। यू डोंट नीड टू मेक अ फोन कॉल्स। आप क्या क्या याद करेंगे? आप फोन करते हैं, स्टिल इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू योर वर्ल्ड वाइड वेब। आप रेट देख लें, आपके पास DSL मौजूद है, आपके पास PTCL ईवो मौजूद है, आप कहीं पे भी मूव कर रहे हो, आप अपने पास रखें और उसको उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपने उसके साथ फेमिलियरिटी जरूरी है, आपको आइडिया होना जरूरी है कि हमने कैसे उसका एनालिसिस करना है। और जो मार्केट में लोग होते हैं, दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। अब फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, आप फॉर एग्जांपल यू आर अ राइस प्रोड्यूसर, आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यूके के अंदर एक्सपोर्ट करें या स्वीडन के अंदर एक्सपोर्ट करें। यू नीड टू मेक एन एनालिसिस कि किस कंट्री में हमारी डिमांड प्रोडक्ट की हो सकती है। आप नेट पे चेक कर सकते हैं, जाके आपको पता चल जाएगा। ओके फाइन, यू डिसाइडेड कि वी हैव टू एक्सपोर्ट अवर राइस इन द यूके, यहां पर आपका डिसीजन हो गया। फिर विच शिपमेंट कंपनी शुड आई ऑप्ट फॉर, किस कंपनी को, शिपमेंट कंपनी को हायर करूं मैं? तो आप यहां पर एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि मेरा जो राइस है वो डैमेज भी ना हो, अल्टीमेट जो हमारा इंपोर्टर है उसके पास वो ठीक तरह से पहुंचे। आप नेट पर बैठे, आपको पता चलेगा, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको नेट पे बैठे मिलेगी। फोन पे आप क्या कुछ पूछ सकते हैं और क्या कुछ लिख सकते हैं। आप उसका प्रिंट आउट ले लें, उसको पढ़ना शुरू कर दें। इफ यू आर नॉट गेटिंग इजी टू यूज योर कंप्यूटर, आप उसका प्रिंट लें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, टर्म्स एंड कंडीशन उसकी देखें। फाइन, देन यू डिसाइडेड ओके कि दिस शिपमेंट कंपनी इज प्रोवाइडिंग लेस अमाउंट एंड बेस्ट क्वालिटी एज कंपेयर टू अदर्स। ये आपको कैसे पता चला? थ्रू टेलीकम्युनिकेशन, थ्रू microprocessors. So role of technological changes also help to increase the globalization. कि पहले फोन कॉल, इवन कि आप पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फ्यूज बैक व्हेन यू वर जस्ट लिसनिंग, आप फोन सिर्फ सुन रहे थे तो आपको उसकी भी पेमेंट करनी पड़ती थी। आपके पास रोमिंग होता था कि जो आप सुन रहे हैं उसकी भी पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतनी आई कि आप एम्स से GSM की तरफ आए तो आपके जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई। फिर आप उस वक्त मोबाइल चेंज नहीं थे कर पाते, अब आप सिम निकालें और दूसरे जो आपको मोबाइल पसंद आए उसके अंदर लगा लें सिम, दैट्स इट, फाइन। यहां से भी आपका फर्क पड़ गया। फिर अब आप देखें कि इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने आपकी लाइफ को और ज्यादा इजी और अपनी मर्जी के मुताबिक कर दिया हुआ है। उस वक्त जब एम्स सेट होते थे आपके पास मोबाइल फोन्स के, तो आप कंपनी के पास जाते, वो चेंज करते, उसको आपको पेमेंट करना पड़ती थी। नाउ एट दिस स्टेज यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एट ऑल। जस्ट परचेज अ मोबाइल फोन फ्रॉम द मार्केट एंड चेंज योर मोबाइल सिम। आप उस सिम को चेंज करें, आपका मोबाइल चेंज हो गया। सो अब इस ग्लोबलाइजेशन ने, इस रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने आपकी ग्लोबलाइजेशन को भी
इंक्रीज किया है। अब यहां पर देखें एग्जांपल्स में यूजर्स के हवाले से बात होगी वर्ल्ड वाइड वेब की, जो www है। 1990 में देयर वर लेस देन 1 मिलियन पीपल दोज हु वर engaged in the internet. The reason was that they had a high priced, and people, those who were aware about that, they were also small in the portion. उनकी proportion भी कम था आपके पास, और वो expensive भी थी, हर बंदा उसको परचेज नहीं था कर पाता, और लोगों की अवेयरनेस भी नहीं थी। देन फ्रॉम 1990 फिर इट वाज इंक्रीज्ड 50 मिलियन यूजर्स, अप टू 50 मिलियन यूजर्स, कि आपके 50 मिलियन यूजर्स हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज जो पहले लेस देन 1 मिलियन लोग थे, दे प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू द अदर पीपल कि दिस इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी, यू शुड यूज इट एंड गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट। तो वहां से इन लोगों के दरमियान ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई। वो कैसे हुई? इस टेक्नोलॉजी को, कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नो, वी हैव अ ह्यूज बेनिफिट्स फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी, सो व्हाई डोंट वी ऑप्ट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे उसके यूजर्स बढ़े। अब यूजर्स बढ़े तो कंपनियों की सेल्स, ज्यादा हुई सेल्स होने से उन्होंने क्या किया कि अपनी प्राइसेस को कम करना शुरू कर दिया, कि उनको भी पता चला कि in fact when we have a more sales we have a more profit, so they decided to reduce their profit margin. Then in 2004 there were 945 million users. आप खुद अंदाजा करें कि कहां से कहां, less than 1 million, 50 million, then 945 million up to 2004. अब आपके पास देखें कि there is again a quantum jump, that was from 2007 it is 1.5 billion users. ये 2007 तक की बात हो रही है। Now we have a 2013. It is 25% of the world population, and I'm afraid of that कि it might be reached more than 50% of the world population. हर एक घर में, पाकिस्तान में आप देख लें, किसी एक गांव में देख लें, आपको वहां पर कंप्यूटर लाजमी नजर आएगा। उनकी यूटिलिटी में भी डिफरेंट हो, उनका जो यूज है वो टोटली डिफरेंट हो, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ पीपल आर एंगेज्ड एंड एक्सेप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी। अब वहां पर वो कंप्यूटर पे बैठे हुए, अब पाकिस्तान में पीटीसीएल लैंडलाइन हो या वायरलेस हो, वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान में है, तो क्या वो यूज नहीं करते होंगे इंटरनेट को? डेफिनेटली दे माइट बी यूजिंग। हो सकता है उनके लिमिटेड यूज हो, बट स्टिल दे आर यूजिंग। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप खुद भी तो यूज कर रहे हैं। आप अब देखें कि ये वर्चुअल सिस्टम आपका क्या हुआ है कि थ्रू इंटरनेट यू आर एंगेज्ड, थ्रू इंटरनेट यू आर जस्ट लुकिंग एट मी, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग मी, यू आर जस्ट लिसनिंग माई लेक्चर्स। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी ने आपकी एजुकेशन को भी आपकी डोर स्टेप तक पहुंचा दिया हुआ है, बट इट वॉज नॉट बिफोर दैट टाइम। इससे पहले वो नहीं था। अब देखें कि आप घर पे बैठे पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर लेते हैं अपने घर के कंप्यूटर में, उसको कॉपी करते हैं, देन यू डोंट नीड टू गो इन योर वर्चुअल कैंपस। आपको वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप उनसे लेक्चर ले, हाँ, फॉर एग्जाम पर्पस यू हैव टू गो ओवर देयर, बट दैट माइट बी योर 10% ऑफ योर टोटल स्टडीज, कि आपने वहां पे जाके बैठना है, पढ़ना है। व्हाट आई एम टीचिंग, मैं यहां पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूं और आप लोग वहां पर सुन रहे हैं। सो डिस्टेंस खत्म हो गया है, और ये जो डिस्टेंस खत्म हो जाना, दैट इज एक्चुअली अ ग्लोबलाइजेशन, कि ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सेस इजीली विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी डिस्टेंस, विदाउट एनी डिले। इंस्टेंटली यू हैव अ क्विक इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपके पास। ये किसके थ्रू हुआ है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू। अब आपके पास ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? यू हैड ड्राइवर्स, वन इज योर डिक्लाइनिंग बैरियर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, नंबर वन, एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इसकी वजह से आपकी टेक्नोलॉजी में, आपकी ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज आया। ये बेसिक दो ड्राइवर्स हैं। ओके, नाउ व्हाट आई आस्क यू फ्रॉम द क्वेश्चन पर्सपेक्टिव, कि व्हाट आर बेसिकली द ड्राइवर्स ऑफ globalization? So you just start thinking about it. Basically we had two drivers.
आप वो जो दो ड्राइवर्स हैं वो पूरे के पूरे एरिया को कवर करते हैं. वन इज योर डिक्लाइनिंग बैरियर्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एंड देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने आपके इंफॉर्मेशन को एनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया. यू हैव अ क्विक इंफॉर्मेशन, यू कैन इजीली एक्सेस इंफॉर्मेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. अब आपके पास ट्रेड बैरियर्स भी खत्म हो गए हैं. यू कैन इजीली मेक एन इन्वेस्टमेंट, यू कैन मेक ए डी इन्वेस्टमेंट, वट एवर यू लाइक. अब आपके पास ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी उसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट की. So I hope now you are more familiar about it, what I am saying. Okay. It's easy to get almost all information through internet, as I already told you. The web makes it easier for the buyers and sellers to find each other. Now, it is very easy for the buyers and sellers, they can find it each other. अब कैसे, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू के देयर इज एन इम्पोर्टर, वो उसको पता है कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट कहां से परचेज करनी है, विच इज मोर लेस एक्सपेंसिव एंड मोर क्वालिटी ओरिएंटेड. अब दूसरी साइड पर एक्सपोर्टर को भी पता है, एक्सपोर्टर की ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दी है. अब इंटरनेट के थ्रू क्या हुआ, एक और आपकी इंडस्ट्री इमर्ज हुई. जिस तरह आप अक्सर टीवी पे कमर्शियल्स देखते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, जैसे पाक व्हील्स है, OLX है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव द एडवर्टीजमेंट ऑफ दीज कंपनीज, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि यहां पर आपने बायर्स एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को कि मुझसे रेलेवेंट जो मुझे चीज चाहिए है क्या वो अवेलेबल है. इस तरह सेलर्स भी आपके पास अवेलेबल है. आपके पास Amazon कंपनी, आप देखें कि वेबसाइट के थ्रू आप अगर वहां से अपनी बुक्स, सीडीज वगैरह परचेज करना चाहें तो आप वहां से कर सकते हैं. थ्रू इंटरनेट आप क्या करते हैं, सिंपल यू ब्राउज कि ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ये आइटम मुझे चाहिए, ये बुक चाहिए. आपने उसको ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद आपको वो बुक सामने आ गई. उसके थ्रू आप पेमेंट करें, आप इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करें. आपके पास मास्टर कार्ड्स हैं, वीजा कार्ड्स हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसके थ्रू आप पेमेंट करें तो आपके पास 15 डेज में वो बुक अवेलेबल होगी. आपके डोर स्टेप पे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी. सो दिस इंटरनेट हैज हेल्प्ड यू टू मीट द डिस्टेंस्ड बायर्स और सेलर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. अब एक बंदा, फॉर एग्जांपल Amazon US बेस्ड कंपनी है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए, इंटरनेट के थ्रू आपने एक्सेस किया, आपको वो प्रोडक्ट पता चल गई. अब आप एक्सपोर्टर या सेलर से नहीं मिले, थ्रू वेबसाइट आपको पता चला कि यहां पर ये बुक अवेलेबल है और उसके थ्रू आपने पेमेंट की, वेबसाइट के थ्रू पेमेंट की, इंटरनेट के थ्रू आपने पेमेंट की और प्रोडक्ट आपकी डोर स्टेप पे पहुंच गई. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो दरमियान में डिस्टेंस है वो खत्म हो गए. किसके थ्रू हुए, थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. अब जैसे eBay कंपनी है, eBay बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी डिफरेंट आगे सब कंपनीज हैं. ये ऑनलाइन सेल और परचेज करते हैं. आप पोस्ट करें, आपको हो सकता है बायर्स आपसे कांटेक्ट कर लें. आप बायर्स हैं तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी. आप इसी तरह शेयर्स की सेल्स और परचेज कर सकते हैं. आप नेट पे सेल्स, उनकी शेयर्स की परचेज करें, सेल्स करें. आपके पास गोल्ड है, गोल्ड की अक्सर आप सुनते हैं कि जी गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी. व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली सेल एंड परचेज थ्रू इंटरनेट. हाउ डज इट हैपन? इट हैज हैपेंड थ्रू द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपके पास अब एक्सेस इंफॉर्मेशन है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्विक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. देन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग द टाइम नीडेड. आपका उसने टाइम खत्म कर दिया. जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपको वो क्विक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अब उस क्विक इंफॉर्मेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सी मुझे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर रहेगी, ये मुझे स्पीड में मेरी प्रोडक्ट्स पहुंचा रही है या जरा इट इज टेकिंग अ मोर टाइम.
तो यहां पर आपकी उस टेक्नोलॉजी, अब बेसिकली टेक्नोलॉजी यहां पे दोनों तरह की शामिल है. वन इज थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर इज योर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इन फिजिकल टर्म्स. कि कौन सी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा स्पीड अप है और क्विक है. क्या मैं रेल के थ्रू भेजूं या मैं जो शिपमेंट है, बैरी जहाज है, उनके थ्रू भेजूं प्रोडक्ट्स को अपनी, या आप परचेज करना चाह रहे हैं तो, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी स्पीड अप कर दिया हुआ है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, पाकिस्तान पीके इज नाउ क्लोजर टू न्यूयॉर्क देन इट वाज टू ईरान इन द कॉलोनियल टाइम्स. अब आप देखें कि ईरान आपका नेबर कंट्री है, दैट इज एडजेसेंट टू अवर बलोचिस्तान प्रोविंस, उसके साथ वो मिलता है. अब क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं तो यू कैन कंसिडर इट एज न्यूयॉर्क इज मोर क्लोजर देन ईरान. क्यों? क्योंकि आपके पास ईरान से जो प्रोडक्ट आएगी हो सकता है वो डिलेड हो एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क से आपको जल्दी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क. हो सकता है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो बाय एयर आती हैं. अब यहां से आपके पास थ्रू रोड आ रही है और वहां से आपके पास बाय एयर आ रही है, सो बाय एयर आपके पास वो जल्दी पहुंच जाएगी एज कंपेयर टू बाय रोड. ये किस तरह हुआ? थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. देन कंटेनराइजेशन एंड रेलरोड कॉस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड. क्यों रिड्यूस हुई है? कि पहले आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता था तो फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी आपकी. अब क्योंकि आपकी जो मशीनरी है वो भी एफिशिएंट है. इसकी बड़ी सादा सी एग्जांपल देखें कि मे बी 10 years बिफोर देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ योर कार्स दैट आर मोर एफिशिएंट इन योर फ्यूल कंजम्पशन. अब आपके पास EFI गाड़ियां मौजूद हैं. इससे पहले आपके पास मैनुअल गाड़ी हुआ करती थी. तो EFI गाड़ी है क्या? आपके पास वो फ्यूल, इसकी इंजेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, जिसके थ्रू आपके पास फ्यूल की कंजम्पशन कम हो गई है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है. किस तरह हुआ ये? थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. कि आपकी इंप्रूवमेंट आती जा रही है कंटिन्यूअसली, इंप्रूवमेंट आती जा रही है कंटिन्यूअसली. अब इसी तरह आपके पास ये जो रेल रोड की कॉस्ट बताई जा रही है या कॉन्टेनराइजेशन की कॉस्ट आ रही है, वो अब आपकी कम हो गई है. ये किसके थ्रू है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. I hope now you understand basic concept of technological changes. Implication of technological change for the globalization of production includes lower transportation cost. We have already discussed, because through technological changes you have a more efficient engines, you have more efficient your transport, and enables firms to disperse production to economical जियोग्राफिकल सेपरेट लोकेशंस. अब उसका फायदा क्या हुआ? बजाय कि आप अपना प्लांट एक ही जगह पे फिक्स करते और लेबर डिफरेंट एरिया से आके काम कर रही होती, रॉ मटेरियल आपको डिफरेंट जगह से लेके आना पड़ता. अब आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई है, उससे क्या हुआ कि जहां पर लेबर सस्ती है आपने एक प्लांट वहां पे लगा दिया और रॉ मटेरियल आप थ्रू ट्रांसपोर्टेशन दूसरी जगह लेके जा रहे हैं. फिर यह हुआ कि जहां पर आपके पास लेबर का कम इस्तेमाल है और आपके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, तो आपने कहा कि वी शुड इंस्टॉल अ फैक्ट्री इन दैट प्लेस वेयर योर रॉ मटेरियल एग्जिस्ट, सो वी कैन बेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अवर लेबर. लेबर वहां पर आ जाकर काम कर सकती है, उसकी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर कर लेंगे. ये कैसे मुमकिन हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? इट वॉज पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. कि उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हुई. देन लोअर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप पर मंथ इंटरनेट पे बिल पे कर रहे हैं, आपके पास DSL लगा हुआ है, वायरलेस है आपके पास PTCL EVO मौजूद है, तो आपने मंथली उसकी कॉस्ट बेयर करनी है. 2000 है, 1500 है, 1000 है, वट एवर इट इज.
आपने वो पे करनी है और आपको एक एक्सेस इंफॉर्मेशन, क्विक इंफॉर्मेशन और वेरी चीप इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है। ये किस तरह पॉसिबल हुआ? इट वॉज पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने आपकी ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज किया। वो किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट, जिसकी वजह से आपकी ग्लोबलाइजेशन, आप प्रोडक्शन जहां पे मर्जी करते रहे, आप प्रोडक्शन जहां पे मर्जी करें, अब आपने प्रोडक्ट्स बना ली तो आपने अब उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। बन वो किधर रही है? पाकिस्तान में। सेल आउट आपने अफगानिस्तान में करना है। डजंट मैटर एट ऑल बिकॉज यू हैव अ लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड हाउ इट वाज हैपेंड? इट वाज हैपेंड थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। Then it was before with the production, now it is with the market. Low cost global communication networks helps create electronic global marketplaces. कंप्यूटर पे बैठे हुए, as I already told you in my previous slides, कि आप कंप्यूटर पे बैठे हुए, just browse the website and purchase your products. Now this is a global marketplace, virtual global marketplace. अब आपको फिजिकली कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। इवन इट हैज हैपेंड विद मी मैनी टाइम्स कि इफ आई वांट टू परचेज एनी प्रोडक्ट थ्रू इंटरनेट, आई जस्ट डू इट। मैं कंप्यूटर पे बैठा हूं, ऑर्डर करता हूं और चीजें मेरे डोर स्टेप पर आ जाती हैं। हाउ इट वाज हैपेंड? इट वाज हैपेंड थ्रू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपके पास यहाँ पर जो एक मार्केट प्लेस थी वो अब वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस बन चुकी है। Then low cost transportation help create global markets. अब उस जो lower transportation cost थी उसने मार्केट एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ा दी है। आपकी प्रोडक्ट्स आपके अपने कंट्री में, आपके अपनी सिटी में अवेलेबल है। आपको आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपकी मार्केट प्लेस में वो प्रोडक्ट्स पहुंचाएगा। हाउ इट हैज हैपेंड? Just because of your technological changes, which reduces the transportation cost of the manufacturer. अब आपको मैं एक और एग्जांपल दूं। I have given this example in my other course and in previous slides, previous lectures as well. कि Michael Dell, who was the owner of Dell company, computer producers, Dell computers manufacturer, what he has done just to reduce the cost of your products, उसने कहा कि we have to reduce the cost of our products in 1 year, that must be at least $1 billion. $1 बिलियन तक उन्होंने कहा कि हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है। तो उन्होंने कैसे किया उसको कम? They provided 600 phone lines and an order facility on their computer, on their website. फिर उन्होंने कहा कि if you want to install any type of product, any capacity of the product on your computers, you just order it, we will give it to you through direct connection with the customers. कैसे उन्होंने किया उसको? दरमियान में से जितने भी रिटेलर्स थे, होलसेलर्स थे, सबको उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने टोटल कहा कि वी शुड हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर कस्टमर्स। दे प्रोवाइडेड 600 फोन लाइन्स एंड एन ऑर्डर फैसिलिटी ऑन देयर वेबसाइट। उसमें उन्होंने डिफरेंट विंडोज लगाई कि आपको किस कैपेसिटी की हार्ड डिस्क चाहिए। फिर उन्होंने सेकंड ऑप्शन में कहा कि आपको स्क्रीन का साइज कितना चाहिए, आपको इसमें सीडी रोम कौन सा चाहिए, प्रोसेसर की स्पीड आपको कितनी चाहिए, इसके अंदर रैम कितनी लगी होनी चाहिए। अब यहां पर दे मेड इट अ मैस कस्टमाइजेशन, अ ह्यूज लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन, कि अपनी मर्जी से जो चीज करवाना चाहें आप करवा लें। बट दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू वांट टू परचेज लैपटॉप फ्रॉम द मार्केट। आपको अपनी मर्जी से की कोई भी चीज वहां पर लगा के नहीं देंगे। लेकिन डेल कंप्यूटर्स ने कहा कि
हम ये काम करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। अब उन्होंने ये काम किया और उसके थ्रू उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ किया? कस्टमर्स के साथ। दरमियान में उन्होंने वो जो डिस्टेंस बना हुआ था होलसेलर्स रिटेलर्स का, दे जस्ट रिमूव, और उसकी वजह से उन्होंने कॉस्ट कितनी अपनी रिड्यूस की? $1 बिलियन। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि $1 बिलियन उन्होंने कॉस्ट रिड्यूस की, दरमियान में से जितने भी रिटेलर्स होलसेलर्स थे वो सब के सब निकाल दिए। तो उसका क्या फायदा हुआ कि दरमियान में वो डिस्टेंस कम हो गया मैन्युफैक्चरर का और कस्टमर्स का। अब आपने ऑर्डर किया, पेमेंट की, राइट आफ्टर 15 डेज आपको वो प्रोडक्ट आपकी डोर स्टेप पर मिल गई। ये कैसे पॉसिबल था? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि आपके पास एक कंप्यूटर मौजूद है, उसके ऊपर इंटरनेट लगा हुआ है, आपने उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पर परचेज कर लिया। अब वो ऑर्डर आपने अमेरिका के अंदर दिया, यूएस के अंदर आपने ऑर्डर दिया, और मेल कहां पे रहा है आपको? पाकिस्तान में। ऑर्डर कहां पे बैठे हुए दे रहे हैं? अपने घर के अंदर अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए आप ऑर्डर कर रहे हैं, और आपको वो अवेलेबल होगा, उसी स्पेसिफिकेशन के साथ अवेलेबल होगा जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आपने ऑर्डर दिया होगा। सो दिस इज डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। सो global communication networks and global media are creating a worldwide culture। अब ये एडवर्टाइजमेंट हो रही है इसकी के दरमियान में से जितनी भी मार्केट्स हैं उनको निकालो, वर्चुअल मार्केट्स लेकर आओ। इसके लिए बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है। जस्ट मेक अ फोन कॉल और जस्ट ऑर्डर इट ऑन योर कंप्यूटर, द प्रोडक्ट्स वुड बी अवेलेबल। आप फेसबुक यूज करते हैं, अब आप साइड पर एक बार देखें, वहां पर डिफरेंट आपको कंपनीज की एड्स नजर आएंगी। वो क्या है? दैट इज बेसिकली अ वर्चुअल मार्केट प्लेसेस। गूगल सर्च करें, गूगल की साइड पर आपको एक बार नजर आएगी, वहां पर आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट नजर आएंगी। तो वो क्या है? दे आर क्रिएटिंग वर्चुअल मार्केट प्लेसेस थ्रू मीडिया। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक क्रेडिबिलिटी है परचेज करने की, वो एनहेंस होती रहेगी उन कंपनीज के लिए, और आप प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। दरमियान में से मार्केट जो फिजिकल मार्केट्स हैं वो खत्म होती जाएंगी। एंड अ ग्लोबल मार्केट फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी आपकी कहानी एक ग्लोबलाइजेशन के लिए, कि आपने फिजिकल मार्केट प्लेसेस को रिमूव किया, वर्चुअल आया। अब आप गोल्ड परचेज करना चाह रहे हैं, गोल्ड का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, इंटरनेट ने आपको फैसिलिटेट किया और आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, शेयर्स कंपनी के परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? You are purchasing products, you are purchasing your shares gold in US, sitting here in Pakistan. तो ये कैसे हो सकता है? It was happened through technological changes. ये टेक्नोलॉजी है जिसने आपको मोटिवेट किया है कि yes, there is also a marketplace where you can purchase your products. और आपको उसी तरह की चीजें मिलेंगी जो आपको चाहिए। Then a changing demographics of the global economy. There has been a drastic change in the demographics of the world economy in the last 30 years. There was a huge change in that demographic, and we already know about the demographic. UK is considered the most demographic countries where all citizens, all nationals from all over the world are residing. तो अब वो क्या हो रहा है कि आपकी ये ड्रास्टिक चेंजेस इन द डेमोग्राफिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये पिछले 30 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है। बेसिकली देयर आर 4 ट्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट: चेंजिंग वर्ल्ड आउटपुट एंड वर्ल्ड ट्रेड पिक्चर, देन चेंजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिक्चर, चेंजिंग नेचर ऑफ द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस एंड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये बेसिक 4 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी डेमोग्राफिक में चेंज आ रहा है, देन जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल इकोनॉमीज में फर्क पड़ रहा है। दीज आर द बेसिक 4 ट्रेंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट इट। In 1960s, the United States accounted for over 40% of the world economic activity. थोड़ा सा इसको जरा मेमोराइज कीजिएगा कि in 60s, United States
अकाउंटेड फॉर ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी वो यूएस के थ्रू होती थी 1960 तक। 40% यानी टोटल वर्ल्ड का 100% और उसमें से 40% किस में हो रही है? यूएस में हो रही है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आपके यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज भी शामिल हैं, एशियन कंट्रीज भी शामिल हैं उसमें। तो खुद सोचिए कि उनका प्रोपोर्शन फिर 60% में से कितना कितना होगा कि 40% यूएस के अंदर हो रहा है। By 2006, United States accounted for less than 20% of the world economic activity just because of your demographic changes. अब वो 2006 तक 40 से कहां पर आ गए? 20% पे, क्योंकि बाकी जो इकोनॉमीज थी वो भी इमर्ज हुई, उनकी एक्टिविटीज बढ़ी और उन्होंने अपना मार्केट शेयर लेना शुरू कर दिया। वो 60% से अब 80% पर आ गए और यूएस की एक्टिविटीज 40% से 20% पर आ गई। यानी उनको जो प्रोपोर्शन है, हो सकता है वो लिमिट में बड़ा हो, इन वैल्यू बड़ा हो, लेकिन जो प्रोपोर्शन है वो कम हो गई है। अ सिमिलर ट्रेंड अकर्स इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज, बाकी कंट्रीज है उनके अंदर भी इस तरह का ट्रेंड आया है। अ शेयर ऑफ वर्ल्ड आउटपुट अकाउंटिंग फॉर बाय डिवाइडिंग डेवलपिंग नेशंस इज राइजिंग and is expected to account for more than 60% of the world economic activity by 2020। वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बाकी अब जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनका शेयर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी डेवलप्ड कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल है दे आर आल्सो मूविंग इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो वहां पर फिर उनकी एक्टिविटी बढ़ रही है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज देन अप टू 2020 द डेवलपिंग कंट्रीज हैविंग मोर देन 60% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर 40% रह जाएगा। द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड दैट विद द करंट प्रीवेलिंग सिचुएशन द चाइनीज इकोनॉमी कुड बी लार्जर देन यूएस बाय 2020 एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स इट। कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स उठा के देख लें, अमेरिकन प्रोडक्ट होगी बट दैट वुड बी मेड इन चाइना। आपके मोबाइल फोन, नोकिया मोबाइल फोन, दैट हैज अ हंगरी बेस बट दिस इज प्रोड्यूस्ड इन चाइना। आपके IBM के जो लेनोवो है, इफ यू लुक एट बैक ऑन योर प्रोडक्ट यू विल सी मेड इन चाइना। डेल कंप्यूटर्स मेड इन चाइना। व्हाट इट इज? बिकॉज all multinational corporations are moving towards the emerging economies और उनमें सबसे जो एडवांस्ड और स्पीड अप है दैट इज चाइना। चाइना में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि yes of course this product is belonging to Dell computers, HP computers, Nokia mobile phones, Samsungs, whatever it is, but these products are manufactured in China क्योंकि चाइना की लेबर यूज की जा रही है और चाइना का रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी किसकी है? वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज की टेक्नोलॉजी है। नाउ if you see the changing demographics of world GDP and trade, you see the share of world output. If you look at here, share of world output up to 1963, then share of GDP up to 2006, and then share of world exports 2006. अब ये दैट इज अप टू 1963 यहां तक है आपके पास, और बाकी ये आपका प्रोपोर्शन 2006 से रिलेटेड है। यहां पर इनका प्रोपोर्शन देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अप टू 60s दे हैड ऑलमोस्ट 40%, बट नाउ दे हैव 19.7% एंड 9.8%। एक्सपोर्ट्स कितनी है? 9.8%। क्वांटिटी बेशक बढ़ी हो लेकिन प्रोपोर्शन कम हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरिंग द अदर कंट्रीज। अब आप यहां पे देखें कि बाकी कंट्रीज कितने थे वो एंटर हुए, तो उससे क्या फर्क पड़ा है। जर्मनी हैड 9.7% बट नाउ देयर जीडीपी इज 3.9% और उनके एक्सपोर्ट्स कितनी 8.9%। अब बेसिक जो आपके पास वैल्यू है दैट इज 40.3%। ये बेसिक आपकी जो जिसकी वजह से क्वांटम चेंज आया है। हाउ इट वाज हैपेंड? बाकी कंट्रीज की एंटर होने से। देन यू हैड फ्रांस। फ्रांस का देखें रिड्यूस हुआ है 6.3 से 4.3% पे। इटली
का ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, लेकिन उनकी जो जीडीपी है दैट इज रिड्यूस्ड. देन वी शुड आल्सो फिगर आउट दोज विच आर मोर इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, वी डिडंट हैव चाइना इन 1963. चाइना की कोई आउटपुट नहीं थी, शेयर ऑफ वर्ल्ड आउटपुट, लेकिन 2006 में उसके पास 15.1% की जीडीपी हुई है. वर्ल्ड शेयर ऑफ जीडीपी अब कितना है? 15.1%. So that is why our previous slide is saying correctly that कि आपके जो पीछे जो 40% जो यूएस का था वो रिड्यूस हुआ, और अप टू 2020 ये चाइना की एक्टिविटीज अमेरिका से, यूएस से इंक्रीज कर जाएगी. अब देखें कि ये 19.7% है और आपके पास चाइना 15.1% है. सो देर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 4%, 4.6%. सो दैट कैन बी रिड्यूस्ड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो वो अमेरिका से इंक्रीज कर जाएगा. देन एक्सपोर्ट्स 7.2% इनकी. अब बाकियों की निस्बत देखें कि यहां पर जर्मनी और यूएस इनका सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर चाइना. तो चाइना ने, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ग्रो किया है. एक्सपोर्ट्स उनकी इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, उनकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है. सो ये इमर्जिंग मार्केट्स यानी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी वजह से ऐसा हुआ है. दरमियान में आपके पास सिंगापुर भी एंटर हो रहा है, हांगकांग भी एंटर हो रहा है, इंडिया भी एंटर हो रहा है, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान वुड बी एंटरिंग इन द इमर्जिंग मार्केट एज वेल. तो बेहतर गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा मूव करेगी. देन वी हैड इन this is basically a description of the previous one. If you look at few more things which are being related with that, changing foreign direct investment picture, the second part of moving trends. In 1960s, US firms accounted for about two-third यानी 3 में से 2 हिस्से यूएस के पास थे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के. यानी आपके पास 2 आउट ऑफ 3 अप टू 60s जो यूएस फर्म्स थी वो उनकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी. बट टुडे यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंट्स फॉर लेस देन 1/5 यानी 1/5 से भी कम अब उसकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रह गई है. उन्होंने वहां से विड्रॉ नहीं की, बेसिकली उनका प्रोपोर्शन कम हो गया क्योंकि बाकी इकोनॉमीज बढ़ गई हैं. बाकी इकोनॉमीज ने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अब यूएस का जो प्रोपोर्शन था वो रिड्यूस हो गया और बाकी इकोनॉमीज का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज करता जा रहा है. अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैव फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न, उनमें भी यही चीजें पाई जाती हैं. इन कंट्रास्ट द शेयर ऑफ foreign direct investment accounted for by developing countries has risen from less than 2% in 1980 to almost 12% in 2005. अब वो उनका पहले 2% से भी कम था, लेकिन अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें अब ये मोर देन 12% हो चुका है उनकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से आपकी जो यूएस इकोनॉमी के जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हुई है. डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली चाइना हैव आल्सो बिकम पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ चेंजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिक्चर ये अब आपको बताई जा रही है. परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल एफडीआई स्टॉक 1980 टू 2005. अब यहां पर देखें कि आपके पास डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं. ये आपके पास 1980 का almost red, then blue 1990 and black 2005. अब this is related with the US. ये आपको क्या ट्रेंड बता रहा है? This is a decreasing trend. कि जो परसेंटेज है आपकी वो कंटिन्यूसली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कम हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एमरजेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. उसमें चाइना है, इंडिया है, हांगकांग है, सिंगापुर है, आपके पास साउथ कोरिया है,
ये कंट्रीज हैं कि जिनकी परसेंटेज अब इंक्रीज करती जा रही है, बाकी जो जितनी ऑलरेडी यूएस की थी वो कम होती जा रही है। अब देखें कि आपके पास दैट वाज 80, देन 1990 एंड नाउ 2005। अब आप खुद देखें कि देयर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। फिर यूनाइटेड किंगडम, पहले भी उनका कम ही था लेकिन स्टिल दे हैव अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। देन जापान ने इंप्रूव किया। अब आप देखें कि 80s तक जापान का भी कम था, फिर 1990 में इनका बहुत बेहतर हुआ, 2005 में फिर आपका और कम हुआ। तो यहां पे इनका एक सिमिलर ट्रेंड चल रहा है ऑलमोस्ट। जर्मनी का उन्होंने सस्टेन किया और उनका इंप्रूव हुआ है। फ्रांस सस्टेन किया है, इंप्रूव हुआ है। नीदरलैंड का कम हुआ है। और डेवलपिंग इकोनॉमीज का आप देखें कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। कि इसका मतलब ये हुआ, वो जो हमने 12% वाली बात की थी कि 2% से आप कहां पर गए हैं 12% पे, वो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि नाउ डेवलपिंग कंट्रीज, these are considered the emerging economies, they had a potential, so that is why they are utilizing their potential. अब यूएस कहां से कहां पे पहुंचा है और आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज कहां से कहां पहुंच गई हैं। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस व्हाट दे आर सेइंग, चेंजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिक्चर। देन changing foreign direct investment picture, look at here, it was from 1988 to 93 डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहां पर आपको डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का डिफरेंस बताया जा रहा है। वो ईयर वाइज था आपके पास, अब यहां पर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में कि किसका कितना प्रोपोर्शन है। अब यहां पर देखें कि जो आपके पास ब्लू है, दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। ईयर वाइज आप देखें इन बिलियंस, यहां पर वो बता रहा है कि किस तरह आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्रीज आ रहा है। इन ऑल द ईयर्स फ्रॉम 88 टू 2006, फ्रॉम 88 टू 2006 आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज हैं, दे आर मच मोर एज कंपेयर टू योर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन 1988 टू 93, see the difference. Maybe it was $150 billion in developed countries, and developing countries it is almost $200 billion. And 2000 was the peak year where there was a huge foreign direct investment inflows, where developed countries had almost 1,100 inflows of direct foreign investment. In developing it was almost 1,300. And in 2006, now one more thing you must keep in your mind, you just see the difference of these developed and developing countries. अब शुरू में आपके पास यहां पर जो इनके दरमियान डिफरेंस था, this was a little bit small, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जा रहा है और यहां पर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। और इन कंट्रीज में 2005 और 2006 में यहां पर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लोज है वो 2000 से 2006 के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कम हुआ और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बढ़ा है। Changing nature of multinational enterprises. As I already told you a few words about it, what is an multinational enterprise or multinational corporations, MNCs, is any business that has productive activities in 2 or more countries. As I already discussed with you, since the 1960s, there has been a rise in the non-US multinational corporations and a growth of mini multinational corporations. ये 1960s से onward काफी ज्यादा बढ़ा है. According to UN data, 1,000. So you just focus on this, on these words and figures. According to UN data, 1,000 largest multinational corporations are still in the hands of developed countries or developed economies, जिसमें आपके यूरोपीय यूनियन भी है और आपके यूएस भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, एक्सेप्ट 3 फ्रॉम द डेवलपिंग इकोनॉमीज. इसमें 3 हैं जिनकी 3 कंपनीज ऐसी हैं कि जो बहुत बड़ी कंसिडर की जाती हैं
Hutchison Wempao from Hong Kong, China. It has a 16th number. Then Singtel of Singapore, it has a 70th, and then Cemex of Mexico, 87th. So these are basically the three companies, largest companies all over the world. अब टोटल 100 हैं, 100 सारी की सारी जो MNCs हैं आपकी वो डेवलप्ड इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखती हैं. उन्होंने ऑपरेशंस अपने इमर्जिंग कंट्रीज़ के अंदर रख दी हैं जस्ट टू गेट द पोटेंशियल ऑफ दीज इमर्जिंग इकोनॉमीज. लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनमें 3 हैं जो आपकी बाकी कंट्री से बिलोंग करती हैं, जिसमें आपकी हांगकांग है, सिंगापुर और मैक्सिकन कंपनीज हैं. Changing world order. So that was the 4th point of trend which is moving toward the globalization. Many former communist nations in Europe and Asia are now committed to democratic politics and free market economies and so on, create new opportunities for the international business. अब आप देखें कि ऑल ओवर वर्ल्ड पिछले कुछ सालों में जितने भी आपकी डिक्टेटरशिप्स थी वो खत्म होती जा रही हैं और आपकी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो एंटर होती जा रही हैं. एंड दे बिलीव दैट देयर शुड बी अ फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. इसी को वो वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दे रहे हैं. वो क्या है? आई जस्ट रीड इट अगेन. Many former communist nations in Europe and Asia are now committed to democratic politics. जो आपकी सियासत है वो डेमोक्रेटिक की तरफ वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, so that there should be a free market economies, जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो. क्योंकि आपके पास जब डिक्टेटरशिप होती है तो वहां पर फिर उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी टाइट होती हैं. लेकिन जब आपके पास डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज होती हैं तो वहां पर दे हैव सम मोर माइंड्स टू थिंक अबाउट इट के विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. उसमें डिक्टेटर में तो एक ऑर्डर होता है और दैट्स इट, जहां पर आपको कॉन्सेंसस से चलना पड़ता है. तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एंड वो जो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं उसमें वो ये होता है कि देयर शुड बी अ फ्री मार्केट इकोनॉमीज एंड सो क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो उनके सिटीजन्स हैं उनको बेहतर प्रोडक्ट्स मिलें. बेहतर प्रोडक्ट्स आएंगी तो वहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन. चाइना एंड लैटिन अमेरिका आल्सो मूविंग टूवर्ड्स द ग्रेटर फ्री मार्केट रिफॉर्म्स. वो अब उनकी, क्योंकि चाइना में आपके पास एक ही पावर है तो वो उनके अंदर रिजिडिटी भी थोड़ी ज्यादा है, बट स्टिल दे बिलीव दैट देयर शुड बी अ फ्री मार्केट, क्योंकि उसको बेनिफिट है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर बहुत ज्यादा है, उनका रॉ मटेरियल चीप है, लेबर चीप है, सो दे से दैट के आवर लेबर इज बीइंग यूटिलाइज्ड, सो आवर जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूसिंग. दे आल्सो सेइंग दैट वी हैव एन एक्सेस रॉ मटेरियल, सो दे शुड आल्सो बी यूटिलाइज्ड. तो इस पर्पज के लिए दे आर एक्सेप्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो जिससे आपकी जो फ्री ट्रेड है वो उससे इंक्रीज होता है, जिससे इनफ्लो ऑफ फंड्स, इनफ्लो ऑफ कैश वो इंक्रीज होता है. सो दैट वाज बेसिकली मूविंग ट्रेंड्स ऑफ डेमोग्राफिक वो था, जिसमें हमने टेक्नोलॉजिकल के बारे में देखा है. सो बेसिकली लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू व्हाट वी डिस्कस्ड. फर्स्ट वन, we had basically drivers of globalization. We have seen declining the investment trade barriers. उसमें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया. Then we discussed in this lecture about the technological changes. So role of technological changes also help to increase the globalization. उसमें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब है, टेलीकम्युनिकेशन है, एक्सेस इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आपके पास एक जो प्रोडक्ट्स आपने इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, दैट इज मोर इजी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स. फिर हमने इसमें 4 ट्रेंड्स देखे थे कि जिसकी वजह से आपकी जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें इंक्रीज आता है, और वो उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे आपका 1960 से लेके अप टू नाउ कितना फर्क पड़ा है. आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देखा, आपने जीडीपी के बारे में देखा, आपने वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में देखा, और आपके पास जो इसके अलावा वी हैड चेंजिंग नेचर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज. सो इसके बारे में हमने डिटेल से देखा था. सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. सो लेक्चर नंबर 6. Inshallah, in the next lecture I would be concluding this chapter
कि हमने इस जो ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर था इसमें क्या कुछ पढ़ा था, क्या डिटेल्स थी हमारी, इसको हम कंक्लूड करेंगे और दिस चैप्टर वुड बी फिनिश्ड. So up to that, thank you very much, and I expect from you that you might have an understanding कि how globalization is being emerged, कैसे हुआ, होती क्या है, multinational और इससे relevant जितने भी topics थे हमारे. So up to that, thank you very much, take care and Allah Hafiz.